कई लेवल तक पढ़ चुके थे, कल हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे और भी हम लोग इस पर बृहद पढ़ेंगे। तो एक हम लोग ने पढ़ा था एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। उसका मतलब क्या होता है कि जब हृदय की जो आर्टरीज होती है, जिसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, अगर उसमें डिजीज पैदा हो जाता है, यानी कैड पैदा हो जाता है, तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होने का जो है वो चांस यूं कहिए कि हो ही जाता है। रोग जो है वो हो जाता है, जिसको हम लोग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हृदय की धमनियां जो है, यानी हृदय का जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, बार बार बताते हैं, लेफ्ट एंड राइट पूरे हार्ट को कवर करती है, और हार्ट के अंदर उसके जो टिश्यूज हैं, उसके जो सेल्स हैं, उसके जो मसल्स जो जिसको हम कहते हैं, उन सबों को जो है एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स देती है। और जब ये अवरुद्ध हो जाती है, यानी इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर जो है रक्त नहीं पहुँच पाता है, ब्लड जो है वो नहीं पहुँच पाता है। ब्लड अगर नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, और ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है तो वो सर्टेन भाग में नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस एक शब्द है जो कलन कहते हैं जिसको। वहाँ क्या होता है, जिस पर्टिकुलर जगह को एनर्जी की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की या न्यूट्रिएंट्स की, उस जगह पे अगर ये नहीं पहुँच पाए उस टिश्यू में और बोन में और सराउंडेड बाई हेल्दी पार्ट्स, जो सराउंडेड बाई हेल्दी पार्ट्स है, वो पर्टिकुलर जगह पर वो नहीं पहुँच पाता है, एरिया ऑफ टिश्यू और बोन जो है, तो उसका डेथ होने हो जाता है। तो वो स्टार्वेशन करता है, भूखमरी की स्थिति आ जाती है, उसके बाद वो उसका डेथ हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस इज ए डेथ ऑफ एन एरिया ऑफ टिश्यूज और बोन और सराउंडेड बाई हेल्दी पार्ट, उसका डेथ हो जाता है। और इंफ्रैक्शन क्या है कि शरीर के किसी टिश्यू का वह स्थान जिसको धमनी से यानी आर्टरी से ब्लड सप्लाई पहुंचने की जरूरत है, लेकिन ब्लड सप्लाई रुक जाती है, या उस टिश्यूज की जो वेन है उसमें भी अवरोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ब्लड जाएगा और ब्लड वापस आएगा। तो ये दोनों हालत, आर्टरी और वेन में अगर किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा हो जाता है और ये कार्य नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, ये नेक्रोसिस होता है। और इस नेक्रोसिस के कारण जो है जो गलन होता है उसी को इंफ्रैक्शन कहते हैं। तो मायोकार्डियल मतलब मायोकार्डियम है, और मायोकार्डियम में जो हिस्से में सीरा या आर्टरी या वेन के द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन के कारण सप्लाई नहीं हो पाती है, उस जगह पर नेक्रोसिस होता है, और वही जो है इंफ्रैक्शन कहलाता है। और इस तरीके से मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, और अगर तत्काल ये तुरंत होता है, जल्दी बस फटाफट रिजल्ट दे देता है, हार्ट अटैक हो जाए, तो इसको एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है
कि जो ल्यूकोसाइट्स होता है, ल्यूकोसाइट यानी WBC, वो नष्ट होने लगता है, उसका नष्ट वो होने लगता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस, इसमें WBC यानी ल्यूकोसाइट का समापन होने लगता है। और उसके बाद क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है सीवियर पेन भी होता है, और सीवियर पेन जो है वो जो स्टर्नम, आपने नाम सुना होगा ना, स्टर्नम बीच की हड्डी होती है जिसके ऊपर जो गड्ढा होता है, नॉच होता है, इसको सुप्रा स्टर्नल नॉच कहते हैं। नीचे वाले को इंफ्रा स्टर्नल नॉच कहते हैं, जिसको जिम्फॉइड प्रोसेस कहते हैं। ये जो नॉच के पास जो है वो एक दर्द होने लगता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंड परसिस्टेंट रेट्रोस्टर्नल पेन। ये स्टर्नम है, स्टर्नम से 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जुड़ी हुई रहती है, जिसमें 7 जो है वो कहलाती है ट्रू, और 5 कहलाती है फॉल्स। अब 5 में 2 जो है 11 नंबर और 12 नंबर, इसके दोनों एंड फ्री होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं फ्लूटिंग। तो ये इससे जुड़े हुए हैं, फीवर भी हो जाता है, और इस तरीके से ये सारे प्रॉब्लम जो है आपको दिखाई पड़ेगा। तो डिटेल में तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन शुरू में थोड़ा थोड़ा जानते चले जाइए कि एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन क्या है। एक तो मैंने आपको बताया था मायोकार्डियल का मायोकार्डाइटिस, आइटिस लग गया है, पेरिकार्डाइटिस। तो इसमें क्या होता है कि सूजन हो जाता है, मायोकार्डियम में सूजन हो जाएगा, तब जाकर करके उस मायोकार्डाइटिस कहलाएगा। और मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन में क्या होगा कि नेक्रोसिस हो जाएगा, कलन शुरू हो जाएगा, उसको नेक्रोसिस कहते हैं। तो ये वायरस के कारण भी ये मायोकार्डाइटिस होता है, तो उसको वायरल मायोकार्डाइटिस हम लोग कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग पढ़े थे कंजेस्टिव मायोकार्डियोसिस। कंजेस्टिव कार्डियोसिस में क्या हुआ था, इसको हार्ट फेलियर भी कहते हैं। इसमें रोगी का सांस फूलने लगता है और जो है सूजन आ जाती है, और सूजन आ जाती है, धड़कन बढ़ जाता है, और रोगी को जो है अनकंफर्टेबिलिटी हो जाती है। तो इसके लिए जो है जो कारण बताया गया है कि ये जो हार्ट फेलियर होता है, जिसको हम कंजेस्टिव मायोकार्डियोसिस कहते हैं, ये इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो है स्प्लीन का और लंग्स का वो कम हो जाता है, इनसफिशिएंट हो जाता है। हार्ट का ब्लड जो होता है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, और इन जनरल जो होता है पी और इन की कमी हो जाती है, और इन पोलैरिटी, फ्लेगम या बॉडी फ्लूइड, इसमें स्टैग्नेशन, इसका फ्लो जो होता है रुक रुक कर होने लगता है। तो ये जो है इस बीमारी को हम लोग या तो प्राइमरी मायोकार्डियोसिस कहते हैं या कंजेस्टिव मायोकार्डियोसिस कहते हैं। हार्ट अटैक की चर्चा हम लोग ने किया था कल, और उसको पढ़ा भी था डिटेल में। एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रेक्शंस के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दिया गया है।
एक होता है अंजाइना पेन। अंजाइना पेन के बारे में आपको बताया गया है कि जब आपके चेस्ट में पेन होता है तो कई कारणों से पेन होता है। पेन होने का एक कारण नहीं होता है, मस्कुलर पेन भी हो सकता है, गैस्ट्रो ओसोफेजियल रिफ्लेक्स भी हो सकता है। आपने इसका नाम सुना होगा, GER, इसको कहते हैं गैस्ट्रो, जी फॉर गैस्ट्रो ओसोफेजियल रिफ्लेक्स। इसके कारण भी जो है मसल्स में पेन होते हैं, चेस्ट पेन होते हैं। बहुत लोग कहते हैं भारी हो गया है, भारीपन आ गया है, दर्द हो रहा है। पेरिकार्डाइटिस भी होता है, प्लूरुसी भी होता है जो लंग्स में होता है, जैसे या तो ड्राई हो जाएगा और नहीं तो वेटी प्लूरिसी हो जाएगा, जो बाद में चल करके इसमें बेसलाई का जब अटैक हो जाता है तो ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। तो इन सब कारणों से जो है वो चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है ना। और चेस्ट पेन ऐसे कुछ बहुत लिमिटेड केस होते हैं जिसमें जो है हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि अंजाइना पेन जो है वो एक प्रकार का मार्कर है, एक प्रकार का इंडिकेशन है कि आप अपने हार्ट पर ध्यान दें। हो सकता है कि ये जो है आगे हार्ट अटैक का कारण बन जाए। तो ये चीजें होती हैं। तो हार्ट जो है इसमें इसके कई कारण होते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज भी होते हैं, बहुत लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं। आपने अभी देखा होगा ना, क्या नाम था वो जो हंसाता था आफ्टर, राजू श्रीवास्तव, वो जिम करते हुए हार्ट अटैक हुआ। तो फिजिकल एक्सरसाइज अभी जो बहुत जिम करते हुए, बहुत एक्सरसाइज करते हुए, जॉगिंग करते हुए बहुत लोगों को जो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये अपने हार्ट के कंडीशन को जो है जरूर देखना और समझना चाहिए। बहुत लोगों को इमोशनल स्ट्रेस से जो है अंजाइना पेन हो जाएगा। बहुत लोगों को एक्सपोजर हो जाता है कोल्ड का, तब जो है वो हो जाएगा। या बहुत ज्यादा ग्रीसी खाना खा लेने के बाद भी जो हो सकता है। तो ये जो है इसमें क्या होता है कि आपके चेस्ट के मिडिल में बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, जलने लगता है, बर्निंग सेंसेशन, हार्ट बर्न जिसको कहते हैं। हार्ट बर्निंग जो होता है इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट आपको महसूस होने लगेगा मिस्टर एक्स को, और दर्द भी होने लगेगा और बड़ा ही प्रेशर अनुभव होने लगेगा, सेंसेशन ऑफ प्रेशर लगेगा, भारीपन, दबाव बन जाएगा चेस्ट के अंदर में। तो ये सिम्टम्स है आपके अंजाइना के। अंजाइना जो है वो रेस्ट में भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आर्टरी जो है ब्लॉक्ड है मोर देन 80%, तो अंजाइना एट रेस्ट भी हो सकता है। अगर पता नहीं है कि हमारा जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, वो ब्लॉक्ड है, तो फिर वो सोए हुए अवस्था में भी अंजाइना का पेन होता है। बर्निंग, प्रेशर, दर्द, पेन चेस्ट में जो है ये सिग्नल है अटैक ऑफ अंजाइना का। उसके बाद पेन का कंसंट्रेशन बिलो दी ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम, बोन के अगर नीचे होता है इन दी अपर एब्डोमेन, तो इसको लोग गैस कह के ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन गैस नहीं करना चाहिए और सिम्टम्स को देखना चाहिए।
कि कहीं अंजाइना पेन तो नहीं है, कहीं अंजाइना पेक्टोरिस तो नहीं है। उनका लाइफ स्टाइल अगर मालूम है तो पता लग जाएगा कि ये अंजाइना ही है। ये गर्दन में, जबड़े में, शोल्डर में, एल्बो में, रिस्ट में, बैक में ये महसूस किया जाता है। इसका एंजाइटी और इल्नेस और आप महसूस करेंगे और इस तरीके से ये डिस्कम्फर्ट का लेवल जो है पैदा कर देता है। तो आप इस तरीके से अंजाइना को देख सकते हैं, क्या ना। तो थोड़ा अंजाइना के बारे में आप ऐसे देखिए। उसके बाद जो है रिवर्स अंजाइना पेक्टोरिस। रिवर्स मतलब विपरीत दिशा में अगर दर्द हो रहा है तो उसको रिवर्स अंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो मूल कारण है वो लीवर की स्टैग्नेशन है। लीवर का की अगर स्टैग्नेंट होगा तो आपको पता है ना, ऊपर की ओर जाएगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा और नीचे की ओर जाएगा, और ऊपर की ओर जाएगा बहुत तेज जाएगा, तब जो है ये पेन को पैदा कर सकता है। तो इस तरीके से लीवर की स्टैग्नेशन इज अ प्राइमरी कॉज ऑफ और आपका जो है मान लीजिए की का जो है जो मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में वो डिस्टर्ब हो जाए, तो कोई जनरल की का स्टैग्नेशन हो जाए, ब्लड के बहाव में रुकावट आ जाए, या मार्ग में पैसेज में बाधा होने लगे, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो उस हालत में जो है पेन जो है होता है। तो ये सब चिंता, भय, डिप्रेशन इस रोग के कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। एक्सेस एंजाइटी, एक्सेस फियर, फोबिया, एक्सेस डिप्रेशन, एक्सेस मैनिया, तो ये सब दीज आर दी रीजंस आपको हो सकता है। तो ये आपका रिवर्स अंजाइना पेक्टोरिस जो है वो कहलाता है। ये क्या होता है कि ये दर्द, ये जो हृदय में दर्द होता है, ये आपका रिवर्स डायरेक्शन कहने का मतलब क्या हो गया कि परिवर्तनशील और उत्क्रमणशील, मतलब जस्ट डायरेक्शन को जो है ये चेंज कर देता है। तो इसमें है क्या, रिवर्स अंजाइना पेक्टोरिस में दर्द जो है वो एक्यूट होता है, सीवियर होता है, और ये मोस्टली जो है फिजिकल एफर्ट्स या मेंटल स्ट्रेस के कारण इस दर्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या अंजाइना दर्द अधिक समय तक बना रहता है रिवर्स से, और रहने के होता है, पीरियोडिक होता है, दिन में होगा या रात में के किसी निश्चित समय पर यह आक्रमण होता है। तो इस तरीके से जो है इट इज ए पीरियोडिकल, रात में होगा तो फिर रात में ही होगा, इस तरीके से एक सिस्टम बना लेता है।
This is called reverse angina pectoris. अगर हार्ट का फंक्शन जो है अचानक स्टॉप कर जाए तो दिस इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट पर हम लोग चर्चा किए थे। इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल रिदम हो जाता है वेंट्रिकल का। ये मेन कॉज है कार्डियक अरेस्ट का। नीचे का जो कोनिकल स्ट्रक्चर होता है वेंट्रिकल, उसका रिदम जो होता है वो अगर आपका असंतुलित एबनॉर्मल हो जाए तो फिर जो है वो जो है ज्यादा चांसेस रहता है उसका कार्डियक अरेस्ट होने का। और टेकिकार्डिया या फाइब्रिलेशंस, अब ये हार्ट का जो है उसके अंदर में जो है उसके फाइबर्स में कोई चेंजेज आ जाता है तो उसके कारण भी जो है ये प्रॉब्लम जो है हो जाता है। टेकिकार्डिया हमने बताया था, मतलब पल्पिटेशन जिसमें धड़कन तेज हो जाती है, और ब्रेडिकार्डिया जिसमें स्लो हो जाती है। तो ये अरेस्टिक का कारण है। और दीज आर दी एक्सटेंसिव चैप्टर, बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर्स है। तो हम लोग जो है इन सबको धीरे धीरे जो है आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। क्रॉनिक हार्ट फेल्योर CSF, क्रॉनिक हार्ट फेल्योर जो है इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू मेंटेन द ब्लड सर्कुलेशन sufficient to meet the body requirement। शरीर को जितना ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत है अगर वो उसको नहीं पहुंचा पा रहा है रोजमर्रे की जिंदगी में तो ये क्रॉनिक हार्ट फेल्योर कहलाता है। जैसा आपने सुना क्रॉनिक किडनी डिजीज, उसी तरीके से उसका भी फंक्शन टेस्ट होता है, हार्ट का भी फंक्शन टेस्ट होता है, कितना % फंक्शन काम करता है तो पता चलेगा। हार्ट जो है वो पूरा अगर नहीं फंक्शन कर रहा है तो इसका मतलब है द पर्सन whose heart is not functioning up to the mark, up to the requirement of the body, it means the person is suffering from chronic heart failure। ये कारण होता है। और इसमें क्या होता है कि हार्ट और किडनी दोनों रिलेटेड होते हैं। तो दोनों रिलेटेड होते हैं तो फंक्शन जो है यांग से रिलेटेड होता है। तो अगर यांग कमजोर हो जाएगा दोनों का तो ये कारण जो है CHF का बढ़ सकता है। हार्ट का अगर यांग डिफिशिएंट हो जाए या किडनी का यांग जो है वो डिफिशिएंट हो जाए तो चांसेस है कि उस आदमी का जो है वो क्रॉनिक हार्ट फेल्योर हो सकता है। और अगर हार्ट का यांग डिफिशिएंसी अगर होता है तो क्या होगा, ब्लड जो है वो हार्ट ब्लड वेसल्स में जो है वो कंजेस्ट करेगा। तो ये हार्ट यांग डिफिशिएंसी जो है वो ब्लड को कंजेशन की ओर ले जाएगा, कंजील करेगा। तो इसलिए ब्लड वेसल्स में, तो इसलिए ये भी एक कारण बनता है कि कहीं हार्ट यांग डिफिशिएंसी के कारण उनके बॉडी में कहीं तो कंजेशन तो नहीं हो रहा है ब्लड आर्टरी में। किडनी का यांग जो है अगर होता है तो
ये जो है लंग्स के की को भी जो है साथ ही साथ कमजोर कर देगा। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ की वो डिसरप्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है आपको दिखाई पड़ी। क्रॉनिक हार्ट फेलियर में मूलतः आपको समझना है कि हार्ट और किडनी को प्रॉपर फंक्शन करना है एंड फंक्शन इज रिलेटेड टू यांग, और यांग डिफिशिएंट नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। तो ये कारण जो है उसका बनता है। और जब हम लास्ट लेयर में आते हैं तो उसको एंडोकार्डियम कहते हैं। उसमें जब सूजन हो जाता है तो उसको एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। तो एंडोकार्डाइटिस जो होता है तो उसका कारण क्या हो जाता है कि उसके अंदर जो लाइनिंग होती है वहां पर जो है वो एंडोकार्डाइटिस मतलब एंडोकार्डियम जैसे बल्ब बने रहते हैं, तो बल्ब के अंदर में और उसके लाइनिंग में इंफेक्शन हो जाता है तो उसको एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। हालांकि कार्डाइटिस मतलब इन्फ्लेशन और इन्फ्लामेशन इज ड्यू टू इन्फेक्शन, तो वो एंडोकार्डाइटिस होता है। और कहाँ होता है? वो हार्ट वाल्व में या लाइनिंग में। और ये इन्फेक्शन जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये जो इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और जिसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन सबसे पहले ब्लड में आता है और ब्लड सेल्स जो होते हैं इस इन्फेक्शन के साथ, कहने का मतलब है इसके अंदर जो इम्यून पावर होता है वो फाइट करता है और इस पूरी प्रक्रिया में ग्रोथ होने लगता है। और ये ग्रोथ जो होता है वो हार्ट के बल्ब की सतह पर चिपक जाता है और जब ये चिपक जाता है तो इससे हृदय के एंडोकार्डियम में सूजन आ जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये इन्फेक्शन क्या होता है, पहले ब्लड में आता है, ब्लड में आने के बाद ही हार्ट से उसका कनेक्शन बनेगा और फिर ये हार्ट में जाता है और वहाँ पर जो है ये ब्लड सेल के साथ है WBC आपने नाम सुना होगा, ल्यूकोसाइट, तो उसके साथ इसका फाइट होता है। इम्यून पावर जो होता है, इम्यूनिटी पावर, उसके साथ इसका फाइट होता है और उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया में जो है ग्रोथ होने लगता है और ये ग्रोथ जाकर के हृदय के बल्ब से चिपक जाता है जिसके कारण एंडोकार्डियम में सूजन हो जाती है जिसको एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। So this is also one पेरिकार्डाइटिस, आपने नाम सुना होगा। पेरिकार्डियल में दो लेयर होता है पेरिकार्डियम में, जिसमें पेरिकार्डियम कैविटी कहते हैं, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो हार्ट की रक्षा भी करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये पेरिकार्डाइटिस जो होता है वो पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है कि पेरिकार्डियम में सूजन हो जाता है और ये जो पेरिकार्डियम में जो सूजन होता है, इस सूजन का कारण क्या है? ये सूजन का कारण क्या है कि जो बैक्टीरिया होती है ना, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के कारण इसमें सूजन हो जाता है। इन्फेक्शन इसमें भी काम करता है
तो पेरिकार्डाइटिस होता है। ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया से ही पेरिकार्डियम जो है जब इन्फेक्टेड हो जाता है तब जो है जाकर के पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। तो ये पेरिकार्डियम हो गया। अब पेरिकार्डियम इन्फ्यूजन भी एक शब्द है, एक बीमारी का नाम है। पेरिकार्डियम के चारों तरफ जो है ब्लड फ्लूइड जमा हो जाते हैं तो उसको पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन कहते हैं। तो पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस, पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन, फिर उसके बाद हम लोग जो है कंजेस्टेड मायोकार्डाइडोसिस, कार्डियोसिस, ये सब चर्चा हम लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि शुरू में जब हार्ट की बनावट पर हम लोग पढ़े थे तो हम लोग ने चर्चा की थी साइनो-ऑरिकुलर नोड, एट्रिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, एट्रिकुलर वेंट्रिकुलर बंडल, जिसको कंडक्शन सिस्टम कहते हैं या हिस सिस्टम कहते हैं, जो कि आपको राइट साइड में सेप्टा के नजदीक में होता है, जो जरूरत पड़ने पे हार्ट के अंदर में जो है कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। ब्रेन के कहने पे कि ये व्यक्ति को अब ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत देर से बैठा हुआ है, अब खड़ा होगा, तो उस समय जो है वो हार्ट के अंदर में जो है वो उसकी मूवमेंट चालू कराई जाती है। ऑरिकल में वो सिंड्रोम, वो जो है आपका साइनो-ऑरिकुलर नोड, वो एक वाइब्रेशन भेजता है और जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर फैलता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता फैलता है। इसके कारण क्या होता है, ब्लड जो है नीचे जाता है और फिर जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो बैठे बैठे रहने से या सोए रहने से अचानक उठने से क्या होता है, ब्लड जो है नीचे आया रहता है और अचानक उठने से जो है वो चक्कर आ जाता है या वो फेंट भी कर सकता है। कई केसेस ऐसे होते हैं, कई लोग खड़े खड़े फेंट कर जाते हैं। इसका मतलब है ब्लड जो है नीचे उतर गया अगर, तो ब्लड को ऊपर पहुंचाने में हार्ट जो है वो थोड़ा डिले किया, तो इसका मतलब है कि उसका जो कंडक्शन सिस्टम है उसने हार्ट के ऑर्डर को देर से इम्प्लीमेंट करने के कारण उसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि वो खड़े खड़े गिर गया या सोया हुआ आदमी को चक्कर आ गया। तो ये सब भी चीजें वो होती हैं। तो ये जो है हमारे बॉडी में इसको कहते हैं नेचुरल पेस मेकर। हालांकि जिसका बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है हार्ट बीट, 50 से नीचे गिरने लगता है, 40 23 होने लगता है, तो उनको जो है बाद में उनके साथ जो ये आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। अभी हम लोग के बॉडी में जो है पेस मेकर साइनो-ऑरिकुलर या साइनो-एट्रियम नोड जो है वो लगा हुआ है हमारे बॉडी में, नेचुरल है। वो जब फंक्शन नहीं करेगा तब जो है आर्टिफिशियल लगता है। तो ये साइनो-ऑरिकुलर नोड है, इसके ऊपर जो है हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी को शॉक लग जाता है, कोई चीजें अगर अचानक हो जाती हैं तो उसको शॉक कहते हैं। तो ये जो है एक्यूट कंडीशन है सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसफंक्शन का। वो उसका डिसफंक्शन हो जाता है, एक्यूट कंडीशन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसफंक्शन का, जिसके कारण जो है आदमी शॉक हो जाता है।
तो शॉक के बारे में हम यूँ कह सकते हैं कि शॉक इज एन acute condition of circulatory dysfunction. सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसफंक्शन है शॉक। मतलब एक ऐसा सिचुएशन आ गया जो कि आपको मिस्टर एक्स को शॉक्ड कर दिया। तो शॉक्ड हुआ तो क्या हो गया उस पर, कैसे वो शॉक्ड हो गया? तो हार्ट का जो फंक्शन है वो जो है वहां पर प्रॉब्लम आ गया, सर्कुलेशन में फंक्शन जो है उसका प्रॉपर नहीं हुआ, डिसफंक्शन हो गया, जिसके कारण वो शॉक। इसको याद रखिएगा, शॉक जो है वो कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नॉर्मल नहीं है। जब हमारे बॉडी के अंदर में कोई घटना मतलब किसी सिस्टम के साथ घटता है तब जाकर के ये होता है। उसके बाद आपको जो है लो ब्लड प्रेशर, आपको हाइपरटेंशन तो हमने बताया था। लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर में मतलब वो जो है वो मेंटेन नहीं रहता 120/80 या जो भी एज ग्रुप के मुताबिक जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो मेंटेन नहीं होता है, बल्कि ज़्यादा जो है लो हो जाता है। तो उसको हम लोग लो ब्लड प्रेशर करते हैं। नीचे वाला 80 के बजाय 65 हो गया, 62 हो गया, 50 हो गया, लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर में आपको क्या होगा, तब पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा कि आपको बहुत वीकनेस रहता है, टाइटनेस रहता है, और डिप्रेशन वाली बात करेगा, या डिप्रेशन में रहेगा, डिप्रेशन वाली तरह बात करेगा, या उस तरह का काम करेगा, उसका कोई काम में मन नहीं लगेगा, उसको हमेशा किसी न किसी चीज से भय लगेगा, डर लगेगा, धड़कन का बढ़ना, चक्कर आना और चौंकने की प्रवृत्ति। तो आप देखिए प्रेशर लो है तो कितनी चीजें आ गई, वो आपके पास कह सकता है। इसीलिए आपके समय जब भी आए तो आप उसका ब्लड प्रेशर पहले जब भी आए तो उसका जो बेसिक चीजें हैं वो जाननी चाहिए। उसका ब्लड प्रेशर जानिए, हाइपरटेंशन वाला है या लो ब्लड प्रेशर का है, ये जानने की जरूरत है आपको। बहुत सारी चीजें जान जाएंगे। वो आदमी जो है वो आपका जो है उसका एपेटाइट कैसा है, वो बहुत कम खा रहा है क्या, तो उसी से मालूम हो जाएगा कि उसके अंदर में कमजोरी आई हुई है। कम ही खाएगा तो उसकी कैलोरी कम हो जाएगी, तो उसका जो उसको जो एनर्जी मिलनी चाहिए फूड की से वो नहीं मिलेगा। तो एक एपेटाइट भी पूछना चाहिए। दूसरा दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है हंसना गाना वाला जो जितना सिम्टम्स है वो तो एक अलग चीज है, इससे आप बहुत चीज उसको रिवील कर दीजिएगा, ठीक है ना। एक इमोशन जरूर पूछना चाहिए, इमोशन से कनेक्टेड बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। जो चीज आप इलाज करने जा रहे हैं वो पार्ट ऑफ सिम्टम डिजीज है। आप अगर उसको डिजीज को ठीक कर दीजिएगा, पैटर्न पता लग जाएगा, तो फिर आप बहुत सारी चीजें उसको ठीक कर देंगे। तो आपको जो है इस तरीके से पता लगाना चाहिए। मान लीजिए आपको पता वो कहा कि आप खूब इलाज करने लगे घुटने का, और वो आदमी का फ्रोजन शोल्डर है वो उठ ही नहीं रहा, और आपको पता नहीं, आप बहुत मेहनत किए लेकिन थोड़ा हुआ, इधर उधर दबाया तो वो उसका कॉम्प्लेन बना हुआ रहा, आपको फ्रोजन शोल्डर जो है हमारा है। तो मेन सिम्टम्स फ्रोजन शोल्डर का क्या हो सकता है, इसको भी पता लगाने की जरूरत है। मोटा मोटी जानकारी के मुताबिक डायबिटीज जो है वो फ्रोजन शोल्डर क्रिएट करती है, तो आपको उसका पता लगा रहेगा तो डायबिटीज का इलाज कीजिएगा, तो उसका फ्रोजन शोल्डर जो है ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा।
और भी बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन ये जो है एक रीजन बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आदमी की पूरी हिस्ट्री लिखनी चाहिए कॉपी में। अब जैसे मान लीजिए कि लो ब्लड प्रेशर हुआ आया आदमी और डिप्रेस्ड बात कर रहा है, आप समझ गए क्या थे भाई साहब एंजाइटी से सफर कर रहे हैं, इनका डिप्रेशन का इलाज करना चाहिए। आपने कर दिया कुछ, थोड़ा 2 4 5 दिन अच्छा भी लगा, लेकिन इनफैक्ट जो है वो ब्लड प्रेशर जो है उनका बिलो 120/80 है। तो लो ब्लड प्रेशर का इलाज करना पड़ेगा। वो करने से ही वीकनेस खत्म हो जाएगा, टायर्डनेस, डिप्रेशन। वो आपको कहेंगे हमको किसी काम में मन नहीं लगा, सैडनेस। हम बच्चा स्कूल का होगा, कहेगा स्कूल जाने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, कोई काम करने का मन नहीं करता, बड़ा गुस्सा, आपको अजीब सा इरिटेशन होता है जब कोई काम करो। आप कहिएगा कि लड़के का कुछ ब्रेन प्रॉब्लम है, ब्रेन प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए उसका लो ब्लड प्रेशर, जितना प्रेशर बच्चे को होना चाहिए उतना वो कैरी कर रहा है कि नहीं, किस तरीके से उसके प्रेशर का चेक करना जरूरी है। तो लो ब्लड प्रेशर जो है वो जब हार्ट में ब्लड की डिफिशियंसी होती है ना, तो लो ब्लड प्रेशर कॉज करता है। इसको भी जानने की जरूरत है। हार्ट में ब्लड ही अगर नहीं प्रॉपर आएगा तो सप्लाई ही नहीं हो पाएगा। सप्लाई नहीं हो पाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक लो हो जाएगा। तो उस समय आपको यह ध्यान देना है लो ब्लड प्रेशर के कारण क्या हो सकते हैं। पहले हार्ट को चुन लीजिए, हार्ट का ब्लड जो है वो क्या है, तो उसे आप उसके लिए सिम्टम्स को नोट कर लीजिए। अब मान लिया आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मेरा मेमोरी लॉस होता है, तो आप मेमोरी का सारा पॉइंट जो है दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको तो ये पता लगना चाहिए कि मेमोरी लॉस के कारण जो है पहले तो जो मेजर पैरामीटर्स हैं वो सब हम उनसे मिलाएं। तो मेजर पैरामीटर में है लो ब्लड प्रेशर, तो लो ब्लड प्रेशर जो है आदमी हो जाता है। तो लो ब्लड प्रेशर का इलाज कीजिएगा तो उसके स्मरण शक्ति पे यानी उसके मेमोरी पावर पे असर पड़ेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसको जानना, उसको यूज करना बहुत जरूरी है। लो ब्लड प्रेशर भी जो है क्या है, जब आपका हार्ट का ब्लड डिफिशिएंट हो गया, लंबे समय तक डिफिशिएंसी रहेगा तो डिफिशिएंट हो जाएगा, और हीट जब डिफिशिएंट हो जाएगा तो फिर जो है आपको लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और लो ब्लड प्रेशर के कारण जो है अब बहुत लोग कहते हैं, पंडित जी के पास चले जाते हैं, कहते पंडित जी को देखिए तो हमको क्या प्रॉब्लम है। हम रोज रात में एकदम डरावना सपना देखते हैं, बहुत खतरनाक सपना देखते हैं। तो पंडित जी कहेंगे कि भाई साहब आपका तो ये सब नक्षत्र का चक्कर है, मान लीजिए, ठीक है, वो अपने जगह पर जो कहते हैं उनका ही हमने दिया है। लेकिन जो है हम यहाँ पर नाइट मेयर इज कनेक्टेड टू लो ब्लड प्रेशर। नाइट मेयर डरवाने वाली जो सपने होते हैं ना वो इससे आते हैं। अगर आपको कभी भी ब्लड प्रेशर लो नहीं हुआ, लेकिन अगर जिस रात आपने ये नाइट मेयर 2-3 दिन लगातार देखिए तो हो सकता है कि किसी वजह से आपके प्रेशर लो हो रहे हो, ठीक है ना। बहुत लोग कहते हैं कि हम सावन का महीना होता है, हम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, क्या क्या बहुत सारी चीजें कहते हैं, और उसमें हम सबको पहचानते हैं। हमारे साथ हमारे पूर्वज भी रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। जो लोग नहीं रहे ये पंच महाभूत में, वो भी हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। ये सब सारी चीजें आपको बताएंगी।
लेकिन ये कोई आध्यात्मिक फेज नहीं है, ये सब यही एनर्जी प्रॉब्लम है डिफरेंट टाइप्स के। ड्रीम डायग्नोसिस में ये सब चीजें आ जाती हैं। तो ये जो आपका लो ब्लड प्रेशर है वो हार्ट एक डिफिशिएंसी के कारण भी होता है। लो ब्लड प्रेशर का एक कारण आपका हार्ट यांग डिफिशिएंसी भी है, जैसे चर्चा की है कि उसका फंक्शन जो है लो हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर का कारण जो है हार्ट की डिफिशिएंसी की और हार्ट ब्लड, हार्ट इन और हार्ट ब्लड सब ये है, वो थोड़े थोड़े समय के बाद ये सब में डिफिशिएंसी आने लगती है। ये सब भी कारण होता है। चार, अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सिर में दर्द कॉज करे, सिम्टम्स रहे कि सर में दर्द हो रहा है, भारीपन है, तो ये लो ब्लड प्रेशर जो है वो लीवर से कनेक्टेड होता है और उस लीवर उसको माइग्रेन करते हैं। तो माइग्रेन की गोली तो खा लेते हैं, लेकिन लो ब्लड प्रेशर जो है जो लीवर के कारण है उसका ट्रीटमेंट हम नहीं दे पाते। तो फिर किसी वजह से वो सप्रेशन हुई है पेट का, कुछ देर के बाद फिर हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए फूड की आपका डिफिशिएंट हो जाए तो क्या होगा? फूड की जितना कम हो जाए, यानी आपका गट का फंक्शन रुक जाए, प्रॉपर नहीं हो, फूड की नहीं बन सके फूड से, तो आपको उतना कैलोरी नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो होगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको इन सब सारी पैरामीटर्स को पहले दुरुस्त कर लेना है। तो आपके सारी बीमारियों के लिए जो आप इधर उधर बहुत ज्यादा दिमागी प्रोटोकॉल खोजते रहते हैं ना, वो सब इस पैरामीटर में ही आ जाते हैं। उसके बाद लो ब्लड प्रेशर के लिए लीवर का अगर ब्लड जो है डिफिशिएंट हो जाएगा, जब वो लंबे समय तक डिफिशिएंट होगा तो उसका इन भी डिफिशिएंट हो जाएगा। तो ये सब डिफिशिएंसी जो है ये आपके लो ब्लड प्रेशर का कारण होता है। अब देखिए, अब लो ब्लड प्रेशर में 3-4 ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए। अगर आप उसके द्वारा अगर उस डिफिशिएंसी को आप दूर कर देते हैं तो आप देखेंगे, आपको लगता होगा जब हम रिफ्लेक्सोलॉजी करते हैं तो किसी को एंटी क्लॉथ, किसी को क्लॉथ, किसी को कुछ करते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन की पढ़ाई पढ़ने लगते हैं तो इन पोलरिटी और यांग पोलरिटी का जो है हम पॉइंट खोजते हैं, उसमें थोड़ा डिस्कशन है। लेकिन ऐसे लीवर एज ए होल को अगर आप एंटी क्लॉक घुमा करके अगर ठीक करते हैं तो आप ऑटोमेटिक यांग, उसके ब्लड, सबको जो है एज ए होल आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जो है जब हम थोड़ा और विस्तार से जाते हैं तो हम उसके बाद उसके अंदर में बहने वाली एनर्जी, उसके अंदर में बहने वाला ब्लड, उसके अंदर इन पोलैरिटी, सबको देखते हैं एकदम। तो उस समय जो है हम इसके अलग अलग पॉइंट का सर्च करते हैं और तब हम देखते हैं। तो अलग अलग पॉइंट, अलग अलग जो सिम्टम्स आते हैं उसके मुताबिक वो पैटर्न बन जाता है और तब हम जानते हैं कि इसमें ब्लड डिफिशिएंसी आया, किसी में इन डिफिशिएंसी आया और किसी में जो है हीट डिफिशिएंसी आया। तो इस तरीके से हम इसको चलते हैं।
हम लोग उस चीज़ों को कल इंट्रोड्यूस करेंगे